क्या वेपन्स अच्छे होते हैं या बुरे, ये डिपेंड करता है कि क्या वो एक सोल्जर के हाथ में है या फिर एक टेररिस्ट के हाथ में। नमस्कार, मैं आकाश गीता क्वेस्ट से, और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या साइंस एथिज्म प्रमोट करती है या नहीं। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे आखिर ये सवाल आया ही क्यों। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो भगवान को मानते हैं और एक जो भगवान को नहीं मानते। हाँ, मुसीबत आने पर वो भी राम 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 राम। तो पिछले कुछ सालों में साइंस ने एक बहुत ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट किया है और इंटेलेक्चुअल क्लास में भी इसको बहुत हैवी एक्सेप्टेंस मिली है। तो कुछ एथीस्ट ने सोचा बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, तो साइंस के फेम का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने एथीज्म के प्रोपेगेंडा को फैलाया, प्रमोट किया। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी देख सकते हैं जो साइंस के नाम पर एथीज्म प्रमोट करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो सवाल आता है कि क्या साइंस वाकई एथिज्म प्रमोट करती है जैसा बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, या मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज साइंस। साइंस है क्या? तो साइंस ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम है, एक तरीका है। और मॉडर्न साइंस एक मेथोडोलॉजी पर काम करती है जिसको बोला जाता है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। साधारण भाषा में इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई ऑब्जर्वेशन होती है तो उसके पीछे का एक मेटेरियल कॉज क्या है, कारण क्या है, साइंस उसको ढूंढने का प्रयास करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर पर एप्पल गिरता है, तो ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसने एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी। या वो ये नहीं कहते कि मारो हमको जिंदा मत छोड़ो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये नहीं कहते कि अरे वाइफ को घुमाने ले जाना था, मैं भूल गया, तो शायद वाइफ ने मारा होगा। नहीं, वो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर ये सेब नीचे की ओर ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं उड़ गया, ये इधर साइड में क्यों नहीं गया, लेफ्ट साइड में क्यों नहीं गिरा। हालांकि न्यूटन आस्तिक थे, लेकिन यहाँ पर वो भगवान को एज अ कॉज नहीं ढूंढ रहे थे। वो ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये ग्रेविटी काम कैसे करती है। वो ये नहीं ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि ग्रेविटी बनाई किसने है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो साइंस थीस्टिक है या एथिस्टिक? एक्चुअली साइंस दोनों ही नहीं है, साइंस नॉन थीस्टिक है। तो साइंस किसी भी ऑब्जर्वेशन के पीछे एक मैकेनिज्म को ढूंढने की कोशिश करती है। यहाँ पर भगवान को कारण के रूप में ढूंढा ही नहीं जा रहा है। और जैसे जिन्होंने साइंस की शुरुआत की, न्यूटन, कोपरनिकस, गैलीलियो, पास्कल, सभी भगवान को मानते थे और उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये सभी अरेंजमेंट, ये मैकेनिज्म्स भगवान ने बनाए हैं। तो सवाल आ सकता है कि क्या एक मेटेरियल मैकेनिज्म का होना भगवान का ना होना साबित कर सकता है? लेट्स से हमें किसी ने एक घड़ी गिफ्ट की और हमने उस घड़ी का मैकेनिज्म फाइंड कर लिया कि ये घड़ी आखिर काम कैसे करती है, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो घड़ी किसी ने बनाई नहीं है? नहीं। उसी तरह न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी काम कैसे करती है, उन्होंने इक्वेशंस दी, बट ग्रेविटी उन्होंने नहीं बनाई है। और जो न्यूटन की साइंटिफिक डिस्कवरीज थी, इट वाज मोर ऑफ हिज इनसाइट्स कि भगवान ने ये जगत बनाया कैसे है। इवन भगवद गीता में एक श्लोक आता है, मया दक्षिण प्रकृति, जिसमें कृष्ण बताते हैं कि ये जगत जो है वो मैकेनिज्म्स के द्वारा चलता है, भगवान डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सब क्लैरिटी आ सके। और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब सवाल आ सकता है कि अच्छा, शुरू में साइंटिस्ट आस्तिक थे, तो आज के साइंटिस्ट नास्तिक क्यों होते जा रहे हैं? इसके दो कारण हैं। तो पहला कारण है, शुरू में जो साइंटिस्ट हुए थे, साइंस उनका थीज्म बढ़ाती थी, लेकिन जैसे जैसे ये मेथोडोलॉजी काम करने लगी, इसकी इफेक्टिवनेस का पता चला, तो साइंटिस्ट का जो माइंडसेट था वो शिफ्ट हुआ थीज्म से डीज्म की तरफ। डीज्म क्या होता है? देखिए, थीज्म का मतलब होता है भगवान ने दुनिया बनाई है और भगवान इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं। डीज्म का मतलब होता है कि भगवान ने दुनिया बनाई तो है लेकिन वो दुनिया को कंट्रोल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साधारण भाषा में समझने के लिए, एक क्लॉक मैन्युफैक्चरर है, उसने घड़ी बना तो दी है और मैंने वो घड़ी परचेज कर ली है, लेकिन क्या अब वो क्लॉक मैन्युफैक्चरर इस घड़ी को कंट्रोल कर सकता है? नहीं। तो ये ही डीज्म का कंसेप्ट है। और एथिज्म तो क्लियर कट होता ही है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो इस तरह से साइंटिस्ट का जो रुझान था वो थीज्म से डीज्म की तरफ बढ़ा। और फिर 1859 में आती है डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन, और उसके बाद भगवान को एज अ क्रिएटर एक्सेप्ट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। और इस तरह से साइंटिस्ट का जो रुझान था वो बढ़ा डीज्म से एथिज्म की तरफ। और दूसरा कारण है विश्व में विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी का परिवर्तन। तो पहले की आइडियोलॉजी जो थी थीस्टिक थी, लेकिन आजकल की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो एथिस्टिक है। और आज की डेट में साइंस वो सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकती है
जो पहले हम सोचते थे कि भगवान की डोमेन है, जैसे बारिश का होना, तो आज हमें पता है कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इस तरह से बारिश होती है। लेकिन जस्ट बिकॉज एक मेटल मैकेनिज्म है जो बहुत अच्छे से काम करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान नहीं होते हैं। भगवान का होना और मेटल मैकेनिज्म का होना इनकम्पैटिबल नहीं है, ये कंपैटिबल हो सकता है, राइट? क्योंकि मेटल मैकेनिज्म बनाया गया है और किसी ने ये मैकेनिज्म बनाया है। तो साइंस जो है वो फंक्शनली नॉन थीस्टिक होती है, बट डिपेंडिंग ऑन द साइंटिस्ट वो या तो एथिज्म प्रमोट करने के लिए यूज़ की जा सकती है या फिर थीज्म प्रमोट करने के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं सब कुछ साइंस के द्वारा ही जाना जा सकता है, इवन जैसे सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्रिएशन कैसे हुई। तो हम पूछना चाहेंगे कि क्या वाकई सब कुछ साइंस के द्वारा ही जाना जा सकता है? देखिए, साइंस की एक डोमेन है जहाँ पर वो बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे साइंस ने हमें लॉज ऑफ मोशन दिया, थर्मोडायनेमिक्स दिया, अब हम इनको रिपीटेडली वेरीफाई कर सकते हैं, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ एरियाज जैसे कि क्रिएशन, जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो जब साइंस इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करती है तो वो थोड़ी स्पेक्यूलेटिव हो जाती है। और आज की जो साइंटिफिक थियरीज हैं क्रिएशन को लेकर, वो बहुत ही थोड़े समय के कॉस्मिक और आर्कियोलॉजिकल डेटा पे बेस्ड हैं। तो इससे होता क्या है, अनसाइंटिफिक एक्सट्रापोलेशन ऑफ साइंटिफिक डेटा। मतलब डेटा तो हमारे पास इतना है लेकिन हमारा कंक्लूजन इतना बड़ा है। तो हमें समझना होगा कि साइंस की अपनी एक डोमेन है जहाँ वो बहुत अच्छे से काम करती है, बट उसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं आज की डेट में भी जो भगवान में विश्वास करते हैं, और बहुत सारे हैं जिनका जन्म जो है एक एथिस्टिक फैमिली में हुआ था, बट बिकॉज उन्होंने साइंस को स्टडी किया तो उनका रुझान जो है थीज्म की तरफ बढ़ने लगा। फॉर एग्जाम्पल एंथनी फ्लू, जो अपनी लाइफ के मैक्सिमम टाइम एथीस्ट थे, बट बाद में वो डीज्म की तरफ बढ़े, और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, देयर इज अ गॉड। दूसरा एग्जांपल है लाइक फ्रांसिस कॉलिंस, जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लीड किया था, वो भी भगवान में विश्वास करते हैं। एंड देयर इज अ प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन जिनका नाम है जॉन लेनक्स, जो कि भगवान में विश्वास करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो इन कंक्लूजन, जैसे वेपन्स अच्छे या बुरे नहीं होते, बट डिपेंड करता है वो किसके हाथ में है, उसी तरह साइंस भी फंक्शनली नॉन थीस्टिक है, डिपेंड करता है वो एक एथिस्ट के हाथ में है या थीस्ट के हाथ में। एंड साइंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि मेटल मैकेनिज्म्स कैसे काम करते हैं, एंड गॉड इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल बिहाइंड दोज मैकेनिज्म्स। तो अगर किसी को हम साइंस की ज्यूरिसडिक्शन, ये डोमेन अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसा कि आज की वीडियो में हमने देखा, तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनको साइंटिफिक होने के लिए एथिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में हमें बताएं आपके विचार, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी ये बदलाव आ सके, उनको भी ये चीज़ें पता चल सके। धन्यवाद।